आइए हम आज सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले अगर कहीं आपके पास पुस्तकें होंगी तो आप पुस्तकें सामने रख लीजिएगा। फिर साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से उस अध्याय को निकाल लीजिए। अध्याय 6, यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। अध्याय 6। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और यह वीडियो को देखते या सुनते समय एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। क्या है, इसमें कुछ पॉइंट आता है, उसको आप नोट करते जाइए, जिससे रिवीजन के समय आपको आसानी भी हो सकती है। और इसमें जो सन वगैरह रहता है वो भी आप नोट करते जाइएगा इस वीडियो के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय जो है भारत और यूरोप की जो आधुनिक संस्कृति का उदय। हमने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़े होंगे और समझे भी हैं कि आधुनिक इतिहास का जो किस तरीके से विकास हुआ था, उसमें किस तरीके से परिवर्तन आया था और इस क्षेत्र के परिवर्तन होते होते क्या क्या बदलाव आया था। इतिहास का अर्थ आप जानते होंगे जो भूतकाल बीत चुका है, प्राचीन काल से संबंधित की जानकारी हमें जो उपलब्ध होती है या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वह इतिहास कहलाता है। तो आज का जो हमारा विषय जो है पूर्व आधुनिक काल, सन 1300 से 1800। तो इस बीच की हमें जानकारी आज आधुनिक काल के अंतर्गत ज्ञात करेंगे और समझेंगे, जिसमें किस तरीके से परिवर्तन हुआ। प्राचीन काल के बारे में आप जानते ही होंगे, इतिहास से संबंधित किस तरीके से मानव विकास, प्राचीन काल में आदि मानव, ये संबंधित आप पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके होंगे। और किस तरीके से मानव विकसित करते गए, क्या क्या परिवर्तन आया, उनके रहन सहन, संस्कृति, इसका जो विषय जो है संस्कृति का उदय किस प्रकार से हुआ था, पहले वो उसका विचार किस तरीके से, और आज का जो आधुनिक काल जो है उसमें किस तरीके से परिवर्तन आया था। इसी बीच के बदलाव के बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन आने से मानव विकसित एवं मानव विकास का कार्य आगे बढ़ता गया था। इतिहास से संबंधित पहले तो राजाओं का शासन रहता था और उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाता था, लेकिन अब लोकतंत्र की शासन व्यवस्था लागू हो चुकी है। किस तरीके से क्या परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के अंतर्गत आधुनिक काल का प्रारंभ किस तरीके से हुआ था, आइए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। आधुनिक काल और उससे पहले तो इसमें यह विचार किया जाता था कि किस तरह के विकास को आधुनिक काल कहा जाए। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि जो औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का भी इसकी पहचान होनी चाहिए, और इन्हीं प्रमुख पहचान के कारण ही हम इसे आधुनिक काल कह सकते थे या माना भी जा सकता था, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर में परिवर्तन का भी वर्णन दिखाई देता है। समय के अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। फिर भी लोगों में जो जात पात का महत्व एवं कानूनी असमानता या समानता के साथ साथ समाज में विविध वर्गों के बीच क्या रहते हैं, बहुत आर्थिक समानता दिखाई देती है। और इसी सोच विचार से यह लोग ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, धर्म भीरू भी हो जाते हैं। किंतु अब लोग विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास करने लगे, जिससे मध्यकाल ने समाज में आधुनिक काल में कुछ और ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए जिससे इसमें अनेक तरह के बदलाव भी शुरू हुआ, और उसे ही पूर्व आधुनिक काल अर्थात
आधुनिक काल की शुरुआती दौर मान सकते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप के देशों में 14वीं शताब्दी से अर्थात सन 1300 के बाद जब व्यापार, शहरीकरण, राजनीतिकला, धर्म, लोगों की सोच, जब उसमें बदलाव और परिवर्तन होने लगे, तो यह दौर जो है सन 1750 तक चला। इसके बाद औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति के कारण भी आधुनिक काल की शुरुआत हुई, जिसमें सन 1300 से 1350 तक के काल में हम पूर्व आधुनिक काल और उसके बाद के काल को आधुनिक काल भी कह सकते हैं, जिसमें शामिल है भारत, इराक, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों और यूरोप के इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच यह घटनाएं घटी, जिसमें आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों को संभव बनाया। आगे देखते हैं 6.1 बदलाव के विभिन्न पहलू, जिसमें सन 1300 से 1350 के बीच ऐसी क्या बात हुई थी जिसके अंतर्गत आधुनिक युग का आरंभ हुआ, और इसी आरंभ के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था और क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत शामिल होता है व्यापार और शहरीकरण। इसमें यह दिखाया गया है कि उस दौर में जब यूरोप और उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच जब व्यापार बहुत तेजी से क्या होते हैं, वह एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के जो देश रहते हैं वह एक दूसरे के सहयोग से आयात निर्यात करते हैं और व्यापार भी करते हैं। वह विभिन्न देशों में व्यापार तो करते हैं और साथ ही साथ वह विस्तार भी करना चाहते हैं और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान भी करते रहते हैं, जिससे वह अपना उद्योग को क्या करना चाहते हैं, वह विस्तृत करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वह तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ाना चाहते हैं और नए शहर बसे एवं पुराने शहरों का विस्तार भी चाहते हैं। इसके कई परिणाम हुए थे, जिसमें धनी व्यापारियों का वर्ग उभरा और देशों के बीच लोगों में आवागमन भी अत्यधिक बढ़ने लगा। व्यापार और शहरीकरण के अंतर्गत यह लाभ हुआ कि यूरोप व भारत शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि यूरोप में कई शहर ऐसे थे जिसे स्वतंत्र प्राप्त थे। वे अपने राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाते थे। शहर के व्यापारियों और कारीगरों का संगठन मिलाकर शहरों के कामकाज को भी संभालने लगे, जिससे शहरों का अत्यधिक विकास होने लगा। अगला जो दिया हुआ है एक प्रश्न है, जिसमें है सन 1400 में किन किन चीजों व विचारों का आदान प्रदान हुआ। आइए देखते हैं इसका उत्तर। सन 1400 में नए आविष्कार एवं तकनीक का विकास हुआ था, जिनमें प्रचार प्रसार होना अत्यंत आवश्यक था। इस समय खोज एवं तकनीक के साधनों पर यूरोप और राजकीय हस्तक्षेप कम या अधिक होने लगे, किंतु भारत का जो राजकीय हस्तक्षेप अधिक था, जिसकी सहायता से यह विकसित कम हुआ। इस प्रकार इन चीजों का विचार एवं आदान प्रदान किया गया था। अगला हेडिंग है केंद्रीकृत राज्य। इस बीच इन देशों में शक्तिशाली राज्य बनने लगे। इनमें क्या था, वह अपना राज्य को शक्तिशाली एवं समृद्ध विकसित करना चाहते थे, जिसमें भारत के विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि बने। ईरान में सफविद साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य बना था। यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, जिनमें फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड के अलावा इटली में कई छोटे राज्य भी शामिल किया गया था। जो शासक थे वे राज्य के अंदर
शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे। अर्थात इसका अर्थ ये होता है, एक राजा या बादशाह के हाथों में सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लगा। क्योंकि इन राज्यों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बादशाहों के हाथों में केंद्रित थी। पहले क्या होता था, इतिहासों में राजाओं द्वारा क्या किया जाता था, राज किया जाता था और उनके ही द्वारा शासन चलाया जाता था। इसके अंतर्गत इस काल में पहले जमींदार, सामंत आदि शासन काल चलाते थे और इसी की सहायता से वह राजाओं का कार्य किया जाता था। अब वे अधिकार काम कम कर दिए और इसे समाप्त करने का विचार किया जा रहा था। अगला पॉइंट जो है, शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास और विकसित हुआ शहरों का, वैसे वैसे यहाँ पे मध्यम वर्ग भी उभरने लगे, जिसमें व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक यह परिणाम हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर आए थे। इसमें यह मध्यम वर्ग है जिसमें शामिल हैं व्यापारी, धनी, कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर, कलाकार, कवि, लेखक आदि इस मध्यम वर्ग में शामिल किया गया था। शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए काम, जिसमें क्या आ जाता है, काम के अंतर्गत हिसाब किताब करना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयी काम, राज्यों के बीच दूत का काम, यह सब मध्यम वर्ग के अंतर्गत लिया जाता है। इस मध्यम वर्ग के बनने से शिक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। उन्हें न केवल साक्षर होना जरूरी, बल्कि अपने काम को प्रभावी तरीके से करने के लिए भी इसमें व्यापक साहित्यिक शिक्षा मिली थी। और यूरोप में यह शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से भारत के फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के माध्यम से मिल सकती थी। लेकिन रोचक यह है कि कई प्राचीन रचनाएं जो है यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य तथा भारत का पंचतंत्र व गणित ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़े थे। जो भारत के मुगल काल में प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, जैसे संस्कृत ग्रंथों के अंतर्गत में रामायण ले सकते हो आप, महाभारत है, उपनिषद आदि का अनुवाद अरबी व फारसी भाषा में किया गया, जिससे उन भाषा के माध्यम से भी उनका अनुवाद कर रेनेसां पुनर्जागरण का अर्थ होता है उसमें किस तरीके से विचार करके उसमें विकसित और विकास किया गया था, जिसमें शामिल हैं प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान। आइए देखते हैं कि किस तरीके से पुनर्जागरण का विकास किया गया था। प्राचीन जो यूनानी व लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई दिए थे, जिसमें राजनीतिक, नीतिशास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यवहार और भौतिक दुनिया का अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख केंद्र मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि ऐसे साहित्य का अध्ययन जो मानवीकृत या मानकीकृत अध्ययन, जिसे मानववाद भी कहा जाता है, सही मायने में यह धार्मिक चिंतन से हटकर इनका विचार किया जाना चाहिए। और इसी के अंतर्गत धर्म ग्रंथ, धर्मगुरु में विश्वास, परलौकिक को इस लोक में त्याग, तपस्या और कष्ट सहना आदि बातों पर भी जोर दिया गया था, जिसमें प्राचीन साहित्य का अध्ययन के अंतर्गत यह विचार करना आवश्यक था। तार्किक सोच को बढ़ावा देना, इसमें यह शामिल है कि व्यक्ति के खुद सोचने विचारने पर जोर देना चाहिए। वह विचार विमर्श करें और विकास परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं। वे किसी धर्मगुरु की बातों को भी तर्क पर रखे बिना या परखे बिना उस पर विश्वास या जोर नहीं देना चाहिए। इसी कारण मध्यकाल में जब
ईसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में स्थापित हुई तो उसके धर्म गुरुओं के द्वारा प्राचीन ग्रीक लैटिन साहित्य की आलोचना भी की गई थी, क्योंकि वह इसके परखने का कोई या किसी भी प्रकार का प्रमाणित नहीं किया गया था। मध्यकालीन जो है यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन जो है ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण सीमित हो गया था, लेकिन यह साहित्य ईसा मसीह के जन्म से पहले रचा गया, क्योंकि ईसा मसीह और ईसाई धर्म के अनुरूप नहीं था। चर्च का यह आग्रह था कि लोग में सुख प्राप्ति व चिंता न करके परलोक स्वर्ग प्राप्ति करने का प्रयास चाहते थे। लेकिन 14वीं सदी में इस्लामी संस्कृति का प्रभाव एशिया में भारत से लेकर यह यूरोप में स्पेन तक फैल गया था और इस क्षेत्रों में जैसे चीनी, मध्य एशियाई, भारतीय, ईरानी, इराइक और मिस्री, यूनानी आदि कई संस्कृतियों व सभ्यताओं में मेल मिलाप स्वाभाविक है। जब एक दूसरे के संपर्क या एक दूसरे से मेल मिलाप होता है तो उसकी संस्कृति में क्या हो जाता है, आदान प्रदान भी हो जाते हैं। उसी प्रकार इस्लामी देशों में विद्वानों ने इनका भरपूर फायदा उठाया, जिसमें चीनी, भारतीय, ईरानी, यूनानी साहित्य का अरबी और फारसी भाषाओं को अनुवाद करने का अध्ययन भी किया गया था। 14वीं सदी में जब पश्चिमी यूरोप ने प्राचीन साहित्य में रुचि ली, फिर वह जागृति यह हुई कि इस्लामी देशों को संरक्षित कर उनके अरबी भाषा का अनुवाद बहुत काम आया और इसके अलावा वह प्राचीन भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान का ज्ञान भी यूरोप विद्वानों में मिला गया। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, उसको देखते हैं, जिसमें प्रश्न ये दिया है, प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य के अध्ययन के प्रति चर्च में या चर्च की क्या दृष्टिकोण था, तो इसके पीछे उसकी क्या मान्यताएं थी। तो इसके पहले हम किस प्रकार इसमें वर्णन किया और किस प्रकार विकसित किया था, तो इसके अंतर्गत उत्तर यह आ जाएगा, प्राचीन ग्रीक और जो लैटिन साहित्य के अध्ययन के प्रति चर्च का यह दृष्टिकोण माना जाता है कि वह साहित्य में ईसाई धर्म के अनुरूप नहीं थे। पहले भी हमने इसके बारे में पढ़े और इसके पीछे उनकी मान्यता यह थी कि इस लोक में वह सुख और चिंता न करके वह परलोक के स्वर्ग प्राप्ति की चिंता करनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ था कि प्राचीन यूनानी साहित्य में कौन कौन से विषय थे, तो इसमें शामिल था प्राचीन यूनानी साहित्य के अंतर्गत राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यवहार और भौतिक दुनिया का अध्ययन इनका मुख्य विषय माना गया था, जिसके अंतर्गत यह प्राचीन यूनानी साहित्य विकास और विकसित कर सके। 6.2.2 यूरोप में मानववाद। यूरोप में मानववाद का विकास किस प्रकार और कैसे हुआ था। सन जब 1300 में आपस या आसपास के यूरोप के विद्वान पुराने लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकें का अध्ययन रुचि लेकर करने लगे, तब यह बढ़ते व्यापार, शहरीकरण और राज्यों के कारण उपजी चुनौती का विचार कर रहे थे और यह नए व्यवसायों व नौकरियों की संभावना का फायदा भी उठाना चाहते थे। मानववाद के अंतर्गत यह विकसित हुआ था, जैसे शहरीकरण और अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत नौकरियां उपलब्ध होना यह संभव होने लगा था। लेकिन लैटिन भाषा के विद्वान इटली के जो फ्रांसेस्को पेट्रार्क, जिनका जन्म सन 1304 और मृत्यु थी इनकी 1374, जो
मानविक अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। अब इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते वे इस बात से परेशान थे कि उस समय क्या थे, लोग भाषाओं का सही प्रयोग नहीं कर पाते थे और वह प्राचीन लैटिन साहित्य का भी भाषा का सही तरीके से अनुवाद नहीं कर पाने से वह शिक्षा के अंतर्गत वह सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते, जिससे उन्हें अनेक समस्याएं भी हो जाती थी और सही तरीके से सोचने विचारने का भी कार्य नहीं कर पाते थे, जिससे पेट्रार्क जैसे लोगों को यह प्रयास था कि 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन साहित्य का जब अध्ययन तेजी से फैला तो वह यह चाहते थे इनका अनुवाद कर व्यक्तियों द्वारा पहुंचाया जाए, जिससे मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं को सोचने व इसके बारे में विचार करने के लिए पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय के पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार आदि क्षेत्रों में बातचीत करना, यह व्यवहारिक और कुशलताएं विकसित होगी। अतः वे शिक्षा देने के लिए शालाएं स्थापित करना चाहते थे और इसी काम में वे उन्हें जर्मन कारीगर गुटेनबर्ग की लगभग सन 1439 में यह एक छपाई प्रेस के आविष्कार से यह मदद मिली थी कि एक किताब की सैकड़ों प्रतियां आसानी से मिल जाती थी। पहले क्या होता था, यह जो छपाई कला नहीं होती थी तो हमें पुस्तकें भी कम और समय अत्यधिक लगता था। जैसे हमें आवश्यकता होती थी तो उसके लिए हमें क्या करना था, पहले से उसके बारे में विचार कर बताया जाता था, तब कहीं जाकर वो हमें पुस्तकें मिलती थी, वो भी बहुत दिनों के बाद। लेकिन यह आविष्कार के अंतर्गत हमें क्या होती है, जो पुस्तकें की प्रति है वह सैकड़ों हजारों प्रतियां मिल जाती हैं, लेकिन इसमें समय भी नहीं लगता। तो इस तरीके से जो विकास और विकसित किया गया था वह इनका विचार संभव हुआ। जब मध्यकालीन अध्ययन या धार्मिक मामलों के बारे में विचार किया जाता है तो इसमें यह पता चलता है कि विचारों के विरुद्ध लिखे या बोले भी गए थे, लेकिन इनका अध्ययन मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी हुई बातों जैसे नायक और नायिका के बीच प्रेम, राजनैतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक जीवन के मुद्दे भी इसमें केंद्रीकृत होने लगे थे। बाद में तो कई विद्वान और वे भी जो चर्च पर आश्रित थे, चर्च की आलोचना करने से नहीं चुके। वे उदाहरण के तौर पर लॉरेंजो वल्लभ नामक लैटिन भाषा के विद्वान थे, जिसने सन 1435 में चर्च के महत्वपूर्ण दस्तावेज का अध्ययन भी किया और ऐलान भी कर दिया कि वे इस दस्तावेज जो है जाली है, और इसमें वे दस्तावेज में भी शामिल थे कि जिनके आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च का दावा किया, जिससे प्राचीन काल के रोमन सम्राटों ने कई राजकीय अधिकार के चर्च को देखे जा सकते थे।